दोस्तों मैं कमल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का जो पार्ट है उसका जल, जो पार्ट वो क्या है जल। आज हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग, अगर आप लोग इसके कंप्लीट नोट्स चाहते हो तो आप जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इसके PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। और इससे पहले मैं आपको और बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हम लोग मुद्दे पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं जल क्या है। तो जल आपको पता है, सामान्य भाषा में जल जो संसाधन है, जल क्या है? एक संसाधन, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। अब जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल हमको कहाँ से मिला है? ये हमको पता है कि जल हमें प्रकृति से मिला है। और प्रकृति से जो चीज़ मिलती है तो वो कौन सा संसाधन होता है? प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको समझ में आ गया जल कौन सा संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। अब बात करते हैं हम लोग कि जल क्या है, पृथ्वी पर इसका कितना भाग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के 3/4 भाग पर, यानी 3/4 भाग पर आपको जल मिलेगा, यानी सबसे अधिकतर भाग जल का ही है। और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर के 70% भाग पर दोस्तों जल पाया जाता है। मानव शरीर के 70% जो हिस्सा है वो क्या है? जल का है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, पृथ्वी पे कितने भाग पर जल पाया जाता है? मैंने अभी बताया आपको 3/4 भाग पर पृथ्वी की जल पाया जाता है। और फिर भी यहाँ पे जल की कमी क्यों है? यानी कि पृथ्वी पर जो है जीव जंतुओं के लिए जल, आपने देखा हो जल की समस्या हमेशा बनी रहती है। वो जल की समस्या क्यों बनी रहती है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जल जो है वो 2 प्रकार का जल पाया जाता है। पहला जल होता है वो होता है लवणीय जल, और दूसरा होता है अलवणीय जल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लवणीय जल क्या होता है और अलवणीय जल क्या होता है? तो लवणीय जल वो होता है जिसमें लवण ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि वो पीने योग्य नहीं होता। जैसे समुद्र का जो जल है, समुद्र का जल कौन सा है? लवणीय जल है। तो लवणीय जल जो क्या होता है, वो जो कि पीने योग्य नहीं होता। और अलवणीय जल क्या होता है? जिसे हम यूज़ कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए अब इतना जल जो 2 प्रकार का है, अब इतना जल होने के बावजूद भी जल की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, अब देखो क्या है। तो विश्व के जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। कितना भाग पाया जाता है? 96.5% भाग कहाँ पे पाया जाता है? महासागरों में। और महासागरों में पाए जाने वाला जो जल होता है वो कौन सा होता है? लवणीय जल होता है। यानी कि इसको हम पी नहीं सकते। यानी पृथ्वी पर जो 96.5% जल है उसे हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो समुद्री जल है और लवणीय जल है। ठीक है, अब बचा कितना? 2.5%। अब जो 2.5% जल है वो है अलवणीय जल। ठीक है, तो कितना है? 2.5%। और 2.5% में से भी देखिए 70% भाग जो है, 2.5 का 70% भाग जो है वो अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड है, और पर्वतीय भाग और बर्फ की चादर के रूप में मिलता है। यानी ये जल भी हम है पीने योग्य, लेकिन इसको हम, ये सुलभ है ही नहीं, यानी कि पर्याप्त मात्रा उपलब्ध ही नहीं है, जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते। शेष जो 30% है वो जल उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए जल की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या समझेंगे इसको? जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और जल मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और विश्व में जल का कुल आयतन का 96.5% जो है वो लवणीय जल है, और 2.5% अलवणीय जल है, जिसका 2.5% का 30% ही यूज़ में लाया जाता है। अब आगे और बात करते हैं हम लोग, भारत की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, भारत की बात करें तो विश्व की जो ओलावृष्टि है, यहाँ पे जल वृष्टि होती है, वृष्टि की जो वृष्टि है उसका 4% हिस्सा प्राप्त करता है। यानी कि 4% जो बारिश होती है वो यहाँ भारत में होती है। विश्व के टोटल परसेंट का जो बारिश होती है उसका 4% जो हिस्सा है वो कहाँ है? भारत में। और प्रतिवर्षी जल उपलब्धता के संदर्भ में अगर विश्व में उसका कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है। और आगे और यहाँ पे और हम देखते हैं कि भविष्यवाणी की गई है, यानी कि किसी ने भविष्यवाणी की है कि भारत को 2025 में, कब? 2025 में भारी जल समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बहुत ही जल संकट आएगा, यानी कि पानी की कमी महसूस होगी 2025 में। ठीक है, और आगे और समझते हैं अब जल के स्रोत क्या क्या हैं। तो जल के 4 स्रोत होते हैं दोस्तों। पहला स्रोत है वो है, यहाँ पे देखिए आप लोग, पृष्ठीय जल। पहला कौन सा है? पृष्ठीय जल है पहला।
ठीक है। और पहला पृष्ठीय जल और दूसरा है भौमजल और तीसरा है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। पहला है पृष्ठीय जल, भौमजल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अब ये स्रोत आए कहाँ से, तो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये बादल है, ठीक है। अब बादल पहले बारिश हुई, पहले जो बारिश हुई यहाँ पे, ये जो बारिश हुई इसका जो जल है वो ज़मीन पे आया और ज़मीन के आने के बाद क्या हुआ, कुछ जल यहाँ पे बहता हुआ कुओं तालाबों में चला गया और कुछ जल जो है वो कहाँ हो गया, ज़मीन के नीचे चला गया। तो ज़मीन के जो नीचे चला गया जल वो हो गया भौमजल, यानी ज़मीन के धरातल के जो नीचे जो जल चला गया वो पृष्ठ के नीचे चला गया, वो कौन सा हो गया, भौमजल हो गया। और जो पृष्ठ पर रह गया वो होता है पृष्ठीय जल। और पृष्ठ के बाद जो जल नदियों और झीलों के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाए, सागर में पहुँच जाए, महासागर में पहुँच जाए, समुद्र में पहुँच जाए, तो उसको बोलते हैं महासागरीय जल। और कुछ जल का हिस्सा जो है वो सूर्य की रोशनी से बाष्पन होके यानी बाष्पित हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए बाष्पित हो जाता है और वो दोबारा से वहाँ पे पुनःचक्रण, जिसे जल का नवीनीकरण बोलते हैं और इस पूरी प्रोसेस को जल चक्र बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो ऊपर जल होता है उसको वायुमंडलीय जल कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया क्या होता है पृष्ठीय जल, क्या होता है भौमजल, क्या होता है वायुमंडलीय जल। तो यहाँ पे देखिए आप लोग दोबारा से आते हैं यहाँ पे, तो कितने टाइप होते हैं इसके, 4 टाइप होते हैं जल स्रोत के। कितने हैं, 4 टाइप। पहला है पृष्ठीय जल, दूसरा है भौमजल, तीसरा है वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अब बात करते हैं सबसे पहले पृष्ठीय जल की। तो पृष्ठीय जल हमने समझ लिया, अब आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पृष्ठीय जल क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नदियों, झीलों और छोटे बड़े जलाशय जो होते हैं उनका जो जल जो होता है वो कौन सा है, पृष्ठीय जल होता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत क्या है, नदियाँ और झीलें और तालाब है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और आगे चलते हैं, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, वो है भौमजल। अब भौमजल क्या होता है, जो ज़मीन के जो नीचे चला जाता है वो कौन सा होता है, भौमजल। तो यहाँ पे देखो, वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। भूमि के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है और सोखा हुआ जल ज़मीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, भौमजल कहते हैं। अब इसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है कि इस भौमजल को ऊपर लाते हैं पहले धरातल पर। धरातल को कैसे लाते हैं उसको, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, धरातल पे लेके आते हैं किसके माध्यम से, यहाँ पे कुआं और ट्यूबवेल के माध्यम से धरातल पर लाया जाता है और फिर इसका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों, सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए कर लेते हैं। और आगे बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसके बाद आता है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, जल का कुछ अंश बाष्पित होकर पुनः वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है। जल का कुछ अंश क्या हो जाता है, बाष्पित होकर पुनः वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडलीय जल कहते हैं। अगर आपने उस डायग्राम को क्लियरली समझ लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। और आगे और बात करते हैं इसमें, और कौन सा है, यहाँ पे देखिए जो लास्ट है वो है महासागरीय जल। महासागरीय जल क्या है, तो यहाँ पे देखिए, नदियों नहरों का जल बहकर समुद्र में मिल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, महासागरीय जल कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। धन्यवाद।